सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्वे के अनुसार आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस आंकड़े के अनुसार देश के सबसे दो बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्तर है वो अत्यंत निचले स्तर पर है। अब इस सर्वे के अनुसार, इस आंकड़े के अनुसार अगर आप देखें तो ये अत्यंत चिंता का विषय है कि ये दोनों बड़े राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, दोनों ही आर्थिक स्थिति से के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो अत्यंत निचले स्तर पर है। अर्थात युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोज़गार हैं और जो युवा रोज़गार से जुड़े भी हैं उनका या तो रोज़गार चला जा रहा है या फिर उनकी सैलरी लगातार कम हो रही है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी गिरता जा रहा है। स्कूल हैं तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, और यदि बच्चे और शिक्षक हैं तो स्कूल ही नहीं। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि जो बारिश हुई है पीछे बीते दिनों, झमाझम बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई, उस तूफ़ानी बारिश का असर आज तक मौजूद है और परिसर में पानी भरा हुआ है। नतीजा यह है कि उन स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लड़के, संबंधित स्कूलों के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 1.5 वर्ष से कोरोना संकट के चलते वैसे ही शिक्षा स्तर एकदम गिर चुका था, शिक्षा से दूर हो चुके थे और अब जो है बारिश ने ये तहलका, ये हाहाकार मचा रखा है, जिसका कारण सही तरीके से पढ़ाई भी बच्चों को नहीं हो पा रही है। उच्च शिक्षा की बात करा जाए तो उच्च शिक्षा का स्तर भी काफ़ी डावाडोल है इन दोनों राज्यों में। ये तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा आज के युवाओं का, इन दोनों प्रदेशों के युवाओं का, कि वो अच्छी बेहतर उच्च शिक्षा ग्रहण करने की मांग ही नहीं कर रहे हैं। और ये युवा, ऐसे युवा या तो मार्ग से भटक जा रहे हैं या फिर वो कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जो उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक है। इसके इतर अगर देखा जाए तो अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो अच्छा नेता बनने के लिए आपको इतिहास में, अतीत के इतिहास में जाना होगा और किसी न किसी महापुरुष को आपको याद करना पड़ेगा। महापुरुष को सीधे मत याद करिए, अगर सीधे याद करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले आप ढिंढोरा पीटिए, सोशल मीडिया पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पे जाइए और सुबह से शाम तक एक ही बात कहिए कि फलां महापुरुष को लोगों ने भुला दिया, अब हम इन महापुरुष को याद करने जा रहे हैं और हम इनको याद करने का आपको याद दिला रहे हैं कि ये भी महापुरुष रहा करते थे। पिछले कुछ 6-7 वर्षों से महापुरुषों को याद करने की होड़ सी मच गई है। महापुरुषों को याद करने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब ये ना कहिए कि महापुरुषों को याद करने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया और सोशल मीडिया पर इसको एक अलग ही रंग दे दिया, अलग ही राजनीतिक रंग दिया गया और अब इसकी होड़ में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी, मतलब जितने भी दल हैं अब उनमें एक होड़ से मच गई है इन महापुरुषों को याद करने की। ऐसे नेता, ऐसे मंत्री, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, उनके फेसबुक पे जाइए और उन सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से शाम तक वो और कोई काम नहीं करते। सुबह शाम तक सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो 2 से 3 से 4 महापुरुषों को याद दिलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इन महापुरुषों को लोगों ने भुला दिया है और अब हम इनको याद करके आपको बता रहे हैं कि ये भी महापुरुष थे। हम महापुरुषों को याद करने के विरोधी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि महापुरुषों को याद किया जाए, उनके बारे में आज के युवा पीढ़ी को बताया जाए कि भारत में किस प्रकार के महापुरुष थे और उनकी
उनके आदर्श क्या थे, वो चाहते क्या थे, ये भी चीज़ें उनको जानकारी युवाओं को देनी चाहिए, ताकि ऐसे महापुरुषों के बताए हुए आदर्शों पे चलकर वो समाज को, प्रदेश को, देश को एक नया मुकाम दे सके। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। ये जो नेता हैं, ये जो मंत्री हैं, ये सुबह से शाम तक 3 से 4 महापुरुषों की याद तो दिलाते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात नहीं करते, उनके ऊपर चलने की प्रेरणा भी नहीं लेते हैं। आलम तो ये है कि महापुरुषों को याद करने के दौरान याद किसी महापुरुष को करते हैं, फ़ोटो किसी का लगाते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2018 में कांग्रेस के शशि थरूर ने महावीर स्वामी को याद किया, लेकिन फ़ोटो लगा दिया गौतम बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का लगा दिया। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये किस स्तर पर ये चीज़ जा रही है, ये चीज़ें जा रही हैं कि महापुरुषों को याद तो करा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उनको याद करना चाहिए उस प्रकार से याद नहीं हो रहा है। आप भी महापुरुषों को याद कीजिए। अगर कोई महापुरुष की याद अगर आपको ना आ पाए, उनका नाम आपको याद ना हो, तो अपनी ही मूर्ति बना लीजिए, अपनी ही फ़ोटो बना लीजिए। लोग समझेंगे ये भी किसी महापुरुष का ही महापुरुष ही होंगे और वो भी याद करना शुरू कर देंगे। तो परेशान मत होइए कि हाँ आप जो है इतिहास को नहीं जा पा रहे हैं, इतिहास को नहीं खंगाल पा रहे हैं, आपके निगाह में कोई महापुरुष नहीं आ पा रहे हैं। अपना फ़ोटो बनाइए, अपनी मूर्ति बनाइए और कहीं पर उसको स्थापित कर दिए। लोग समझें कि बहुत बड़े महापुरुष ये भी थे। बीते कुछ दिनों से भी ये महापुरुषों की जो होड़ मची है इनकी प्रतिमा लगाने की, इसका भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि बीते दिनों ही बहराइच में 3 महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई। उनमें से राजा सुहेलदेव की थी, महाराणा प्रताप सिंह की थी और एक और मूर्ति की स्थापना की गई। इनमें से एक की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अनावरण किया और 2 के अनावरण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अम्बेडकर पार्क की भी घोषणा किया कि अम्बेडकर पार्क के निर्माण करने की भी घोषणा किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर पार्क की स्थापना मुख्यमंत्री मायावती के ज़माने में ही किया गया था। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अम्बेडकर पार्क को बनाया गया। तमाम मूर्तियां लगाई गईं, हाथी की मूर्तियां लगाई गईं और बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी मूर्तियां लगाई गईं। इसके बाद भी अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लखनऊ के ऐशबाग के निकट अम्बेडकर पार्क की स्थापना की जा रही है। वहाँ पे 100 फीट के प्रतिमा स्थापित की जाएगी बाबा भीमराव अम्बेडकर की। इसके अलावा रिसर्च सेंटर बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, इसका लाइब्रेरी बनेगी, वहाँ पर स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में इतनी मूर्तियाँ दे दिया कि उनकी देख रेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आखिरकार हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि इन मूर्तियों के देखभाल किया जाए, इनकी सुरक्षा किया जाए, इनको ठीक से रखा जाए और इनके रख रखाव के लिए बाकायदा अब बटालियन बन गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं कि अब उनकी स्थापना करने, उनकी देखरेख करने के लिए बटालियन की स्थापना भी करनी पड़ रही है, जिसके ऊपर, इस बटालियन के ऊपर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। हमने एक बार फिर से आपसे कहा, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि हम महापुरुषों को याद करने के लिए नहीं मना कर रहे, हम इसके विरोधी भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महापुरुषों को याद किया जाए, क्योंकि भारत सूफी संतों और महापुरुषों का देश माना जाता है और ऐसे महापुरुषों को याद करके हमको उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा। तो आत्मसात करने के साथ साथ उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना होगा और उनके बताए आदर्श पर चलकर ही समाज को, प्रदेश को, देश को एक नया मुकाम देना होगा। जब तक कि हम ऐसा करेंगे नहीं, तब तक कि महापुरुषों को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम नहीं दे सकते। अब हम आते हैं दूसरे समाचार की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से है। बीते एक हफ्ते से तमसा नदी ने कहर बरपा रखा है अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर के 5 तहसीलों में से 3 तहसील भीटी, अकबरपुर और जलालपुर तहसील क्षेत्र में तमसा नदी के बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हज़ारों घर व दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। लोग घरों में फंसे हैं, उनको नाव के द्वारा सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। प्रशासन जिस प्रकार से सक्रिय होना चाहिए प्रशासन को,
उस प्रकार से वो सक्रिय नहीं है। तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं अपने अपने घरों में। उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने को लेकर प्रशासन को जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि तमाम सामाजिक संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं, मैदान में उतर आए हैं और बाढ़ के पानी में घुसकर लोगों को सुरक्षित घर से बाहर पहुंचा रहे हैं। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता बरकत अली हैं, जो कि अपने साथियों के साथ लगातार वैकल्पिक व्यवस्था करके नाव की उन्होंने व्यवस्था किया और व्यवस्था कर अकबरपुर नगर के ऐसे जो मोहल्ले हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा मोहल्ले जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर वो पहुँचाने का कार्य दिन रात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आज शनिवार को भी और रविवार को भी बरकत अली ने सामाजिक संगठन पंख एक उड़ान के अध्यक्ष अंशु बग्गा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं, उनके साथ मिलकर भी उन्होंने खाद्य सामग्रियों का वितरण कराया लोगों के बीच में और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आलम यह है कि प्रशासन की निष्क्रियता का कहा जाए, लापरवाही कहा जाए। हालांकि प्रशासन दावा तो कर रहा है कि हम पूरी तरह से सक्रिय हैं, नज़र रखे हुए हैं और लोगों को हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि लोग वैकल्पिक नाव की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी एक बाढ़ में सड़क के ऊपर ही देखने को मिला, यहाँ पे घुटने के ऊपर से पानी भरा हुआ था। एक परिवार 2 ड्रम को जोड़कर उस पर पटरा रख के सामान अपने बच्चों को लेकर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास ढकेलते हुए खड़ा हुआ नजर आ। इसके अलावा के अलावा कई स्थानों पर और भी लोग जो सामाजिक संगठन हैं वो वैकल्पिक नाव की व्यवस्था कर लोग सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं। छात्र छात्राओं में भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, वो भी अपनी जान को हथेली पर रखकर नाव के सहारे पढ़ाई स्कूल जाने को विवश हो रहे हैं। लेकिन उनके ललक है, उनको एक चाहत है कि उनकी पढ़ाई 1.5 साल से ऐसे ही बंद पड़ी थी, अब और न ख़राब हो, इसके लिए वो जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे विद्यालय जाने को मजबूर हो रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। उनके इस उनके इस ललक को देखते हुए लोगों ने बढ़ चढ़ कर सराहना भी किया। तो कहा इसी जज्बे से ही उनको सफलता उनके कदमों को चूमेगी। पुलों के निर्माण में, अप्रोच मार्ग के निर्माण में किस कदर लापरवाही बरती जा गई,
किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि बिसुही नदी, जहाँ से तमसा नदी निकली हुई है, उस बिसुही नदी पर एक पुल बनाया गया था अभी 2-3 साल पहले ही उस पुल का निर्माण हुआ। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से अप्रोच मार्ग 15 फीट धंस गया, पुल क्षतिग्रस्त हो गया और इस मार्ग के ऊपर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे NH 232 बना, इसके निर्माण में भी इस कदर लापरवाही बरती गई कि बाढ़ का पानी उस मार्ग के ऊपर भी चढ़ चुका है और जगह जगह से ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ ये नज़र ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे पे सड़क है। बहरहाल भगवान से यही दुआ है, अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द जल स्तर घट जाए, ताकि जो लोग इस बाढ़ की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको राहत मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।